जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। अभी जो एएलपी का रेलवे में एएलपी का पोस्ट आया हुआ है उसको लेकर के कई सारे कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिसका कि एज सीमा बाहर हो रहा था। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि रेलवे में जो एएलपी का पोस्ट है वो मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 33 साल यानी कि 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट एएलपी का पोस्ट यानी कि एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। अब इस कैटेगरी में यानी इसके अंदर में जो भी कैंडिडेट नहीं आ रहे थे उस कैंडिडेट को रेलवे ने राहत दिया है, 3 साल एज सीमा में छूट दिया है। रेलवे ने पिछले 2019 में जो एएलपी का पोस्ट दिया था उसमें खैर कहीं ज्यादा पोस्ट था, अभी उसके तुलना में 5.5 गुना पोस्ट कम है। लेकिन 2019 में जो पोस्ट दिया था उसके बाद अभी ये 24 है। इस 5 साल के दरम्यान में कोई भी एएलपी का पोस्ट नहीं आने के कारण, कोरोना के कारण या किसी भी अन्य स्थिति के कारण नहीं दिया, जिसके कारण आपको एज सीमा में काफी राहत मिला है ना। तो वो कैंडिडेट जो एसटी, एससी, ओबीसी और यूआर ईडब्ल्यूएस में आते हैं सबके लिए अलग अलग एज सीमा का छूट रखा गया है। आइए सारे मदों पर बात करते हैं। तो रेलवे ने एज सीमा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि आपका यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एज सीमा 2/7/1991 से रखा गया है, अर्थात जो भी कैंडिडेट 2/7/1991 और इसके बाद में आएंगे वो एज सीमा में 3 साल छूट पाएंगे अगर वो 33 साल के अंदर 33 साल से वो बाहर हो रहा है। दूसरा ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2/7/1988 रखा गया है, अर्थात 2/7/1988 से जो भी कैंडिडेट इससे आगे, इससे पीछे नहीं, इससे आगे के कैंडिडेट को उससे 3 साल का छूट दिया गया है। और वहीं अगर आपका एससी और एसटी का बात किया जाए तो उसे 2/7/1986 और इससे आगे के कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया गया है। यह था अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल कैंडिडेट के लिए 1/7/2006 रखा गया, अर्थात 1/7/2006 के अंदर, इससे बाहर नहीं, यानी 2007 नहीं होना चाहिए, 2006 के अंदर तक के कैंडिडेट को उसमें 3 साल का छूट दिया गया है। इसमें से जो भी कैंडिडेट एसटी, एससी और ओबीसी वाले अगर आप जाके यूआर में फाइल करते हैं, जनरल कैटेगरी में फाइल करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको एज सीमा में छूट नहीं मिलेगा। तो इन सारे मदों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट एज सीमा में छूट पा रहे हैं या छूट पाएंगे वो कैंडिडेट 31 तारीख को यानी कि आज तारीख हो गया 30, यानी कल से 31 तारीख से वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप एज सीमा में छूट चाहते हैं तो 31 तारीख से फॉर्म भरिए, 12 बजे से वो फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 31 तारीख को आपको किसी भी कंडीशन में भरना पड़ेगा अगर आप एज सीमा में छूट चाहते हैं तो इस तरह से आपको रेलवे ने राहत दी है। तो हम यही कहेंगे हमेशा कि आप तैयारी करो। अभी जो भी पोस्ट है आपके सामने, अब देखो इस पे रेल ने तो क्लियर कर दिया है, पोस्ट तो अभी वैकेंसी को बढ़ाया नहींगा। हाँ, तो आपको क्लियर तैयारी करना चाहिए और हुमच के ये जो गोल्डन आवर्स चल रहा है आपका, इस समय का एक एक पल का, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का आपको फायदा उठाना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट किसी आपका धोखेधारी में ना पड़े, कोई आपको ऐसा अगर झांसा दे रहा है कि इतना रुपया दो, ऐसे क्वेश्चन इधर उधर से आपका सेटिंग करके कर देंगे। आज का समय वैसा नहीं रहा। आपका जो एएलपी का एग्जाम होता है, आपका फर्स्ट CBT 1 होता है, CBT 2 में 2 पेपर होता है, जाकर के साइको होता है, मेडिकल होता है, कई सारे लेयर्स इनको गुजरना पड़ता है। इसीलिए इन सब चक्कर में ना पड़ करके आप जो समय उधर आपका वेस्ट होगा वो समय पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप अपना बुक को दीजिए ताकि कुछ ना कुछ हाथ लगे, है ना। वही अगर टेक्नीशियन का बात किया जाए तो रेलवे जो 2019 में पोस्ट आया था तो एएलपी और टेक्नीशियन का कंबाइंड पोस्ट था, जिसमें कि दोनों का कंबाइंड एग्जाम भी लिया गया था। लेकिन 2019 के बाद 2024 आ गया, लेकिन इस बीच में आपका टेक्नीशियन का भी पोस्ट नहीं दिया गया था। लेकिन अभी ये रेलवे एक लेटर जारी करता है जिसमें कि वो कहते हैं कि कुछ दिनों में आपका जो है टेक्नीशियन का भी पोस्ट जारी कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो रेलवे के जो उसका आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर जाकर के नोटिफिकेशन को चेक करते रहे, आपको जल्द से जल्द टेक्नीशियन का पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। इस बार रेलवे जो है एएलपी का अलग दे दिया और टेक्नीशियन का अलग दे दिया, जाहिर है इसका एग्जाम भी आपको अलग से ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जो है जाकर के वेबसाइट कभी भी बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि आपको वैकेंसी के बारे में पता चले। और तैयारी देखो, दोनों का सिलेबस सेम ही था उस समय, अभी भी कुछ खास चेंज नहीं होगा। और जनरल कंपटीशन के अंतर्गत जो भी आते हैं सारे सिलेबस लगभग समान रहता है। इसमें यही है कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीजें ज्यादा पढ़ना होता है, जैसे कि आपका CBT 2 में टेक्निकल आपका एक ट्रेड पेपर है, इसी में देखा जाए तो एक फिजिक्स पेपर जो ऐड कर दिया गया, उसमें से कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप न्यूमेरिकल्स भी पढ़िए ताकि एग्जाम में अगर 2 ही न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, 2 ही न्यूमेरिकल्स आपको करना है, क्योंकि
वही आपके नंबर को बनाता है, वही आपके रिजल्ट को बनाता है, वही आपके रिजल्ट को गिराता है। इसीलिए इन सारी चीजों पर, एक एक बिंदु पर, एक एक चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और तैयारी हमेशा कहेंगे जोर शोर से कीजिए। अगर कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी लगे रहिए, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम को निकालने में रोल निभाता है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ स्टडी ना कर रहे हैं आप तो आप जो है बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, और ये गलती आप अपने आप से कर रहे हैं, अपने आप से धोखाधड़ी कर रहे हैं, और ये गलती नहीं करना चाहिए आपको। ये सलाह आपको मानना चाहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।